स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। हाँ, यूपीएससी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ काफी दिलचस्प नोट्स हैं, कुछ लेख भी हैं और कोशिश यही है कि इनमें से जो खास बातें हैं वो निकाली जाएं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, यूपीएससी सिर्फ एक इम्तिहान तो है नहीं, ये लाखों लोगों का सपना है। हाँ, सपना तो है ही। और इसमें कामयाब होना वो सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं, एक पहचान बन जाती है। हाँ। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है। हाँ, बिल्कुल। और इन दस्तावेजों को देखें तो आज हम कोशिश करेंगे यूपीएससी की जड़ें समझने की, इसकी प्रक्रिया क्या है और समाज में इसका इतना महत्व क्यों है, खास तौर पर वो बातें जो इन स्रोतों में बार-बार सामने आ रही हैं। हाँ, तो सबसे पहला सवाल, बुनियादी सवाल, ये यूपीएससी आखिर है क्या? मतलब इसका मेन काम क्या है जो हमारे स्रोत बताते हैं? देखिए, यूपीएससी जो है वो भारत सरकार की एक सेंट्रल संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक। हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे ज़रूरी काम है अलग-अलग सिविल सर्विसेज और दूसरी सेंट्रल पोस्ट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करना। मकसद है कि भाई योग्य, काबिल और हाँ निष्पक्ष अधिकारी चुने जाएं जो देश का एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। हाँ, और मेरे नोट्स में भी इस बात पे काफी जोर है कि ये सिर्फ एग्जाम लेने वाली बॉडी नहीं है। नहीं। ये फेयरनेस और मेरिट, मतलब योग्यता, इसके स्टैंडर्ड को बनाए रखने वाली एक तरह की गार्डियन भी है, संवैधानिक प्रहरी। सही कहा। अच्छा, इसकी शुरुआत स्रोत क्या बताते हैं? कब और क्यों हुई थी ये? इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। अच्छा, काफी पहले। हाँ। उस वक्त तो मकसद था ब्रिटिश भारत सरकार के लिए ऊंचे लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर्स चुनना। पर जो बात ज्यादा दिलचस्प है जो इन पेपर्स में दिखती है वो है आजादी के बाद इसका रिस्ट्रक्चरिंग। हाँ, वो तो हुआ होगा। इसे बाकायदा संविधान में जगह मिली, अनुच्छेद 315 से 323 के तहत। ये इसकी ऑटोनॉमी, इसकी आजादी और इसके महत्व को दिखाता है। और इटली की इशारा करता है कि शुरुआती दौर में, मतलब आजादी के ठीक बाद, इसकी बनावट और काम करने के तरीके पे काफी बहस भी हुई थी। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। और हाँ, इसे भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हाँ, ये तो है। तो हमारे स्रोतों में इसकी मुश्किलों को लेकर क्या खास बातें हैं? कुछ आंकड़े भी हैं शायद जो चौंकाते हैं। हाँ, मुश्किल का लेवल तो खैर सभी जानते हैं, पर स्रोतों के हिसाब से देखें तो इसकी खासियत सिर्फ मुश्किल होना नहीं है, बल्कि जो दावा है वो है सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का, मतलब पारदर्शिता और निष्पक्षता। पारदर्शिता, ये जरूरी है। और एक नोट में ये आंकड़ा है कि हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। 10 लाख? हाँ, ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि कितना बड़ा स्केल है और कंपटीशन किस लेवल का है। बाप रे। इसे कई बार एस्पिरेंट्स का महासागर भी कहते हैं। महासागर, बिल्कुल सही। अच्छा, तो इस महासागर को पार करने का रास्ता क्या है, प्रक्रिया क्या है? स्रोतों में तो काफी डिटेल में बताया है इसके चरण। आप उसे थोड़ा आसान करके समझाएंगी? हाँ, बिल्कुल। ये एक लंबी दौड़ है, समझ लीजिए। इसके मेन 3 पड़ाव हैं। 3 पड़ाव, ठीक है। पहला है प्रीलिम्स, मतलब प्रारंभिक परीक्षा। इसमें 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। एक जनरल स्टडीज यानी जेएस और दूसरा सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। कुल 400 नंबर का। 400 नंबर, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, ये सिर्फ मेन एग्जाम में बैठने के लिए है। मेरे पास एक एनालिसिस है जिसमें सीसैट में जो बदलाव हुए और उसका क्या असर पड़ा उस पर भी बात की गई है, वो भी एक पहलू है। अच्छा, तो ये हुआ पहला पड़ाव। फिर आता है दूसरा पड़ाव, मेन एग्जाम, मुख्य परीक्षा। और असल कसौटी यही है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं लिखने वाले। 9 पेपर? हाँ, 1 निबंध का, 4 जनरल स्टडीज के, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के और 2 भाषा के पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं। ये होता है कुल 1750 नंबर का। यहाँ आपकी लिखने की क्षमता, गहराई, एनालिसिस सब परखा जाता है। समझ गए, ये तो बहुत इंटेंस लगता है। और तीसरा पड़ाव? तीसरा पड़ाव है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम आमतौर पर इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू? हाँ। ये 275 नंबर का होता है। और यहाँ देखिए, सिर्फ आपका ज्ञान नहीं देखते, यहाँ आपका पूरा व्यक्तित्व, आपका नजरिया, आपकी सूझबूझ, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब देखा जाता है। मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी। बिल्कुल। तो कुल मिलाके जो फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है 2025 नंबर में से। मेंस के 1750 और इंटरव्यू के 275। 2025 अंक। एग्जैक्टली। समझा। इतने सारे पड़ाव और इतने अंक, तो फिर ये कैसे तय होता है कि भी किसे कौन सी सर्विस मिलेगी? आईएएस, आईपीएस वगैरह,
हमारे स्रोतों में रैंक और सर्विस अलॉटमेंट के बारे में क्या लिखा है? टॉप रैंक वालों को क्या मिलता है ज्यादातर? देखिए, ये पूरी तरह कैंडिडेट की रैंक और उस साल कितनी नौकरियां खाली हैं उस पर डिपेंड करता है। स्रोतों के हिसाब से जो ट्रेंड देखने को मिलता है वो ये है, सबसे ऊंची रैंक वालों को मिलती है IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। IAS, हाँ, वो तो टॉप पर मानी जाती है। उसके ठीक बाद नंबर आता है IFS भारतीय विदेश सेवा और IPS भारतीय पुलिस सेवा का। IFS और IPS। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है और कई लेख इस तरफ इशारा भी करते हैं कि इनके अलावा भी दर्जनों और बहुत महत्वपूर्ण सेंट्रल सर्विसेज हैं। हाँ, वो कौन सी हैं? जैसे IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो देश का टैक्स कलेक्शन देखती है। IAS है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो सरकारी खर्चों का ऑडिट करती है। IRTS है, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, और भी बहुत सारी हैं। ये सभी देश चलाने के लिए उतनी ही जरूरी हैं। ये बात सही है। अक्सर फोकस टॉप 3 पर ही रहता है। हाँ, और एक स्रोत में कट ऑफ का अंदाजा भी दिया है। जैसे IAS के लिए फाइनल कट ऑफ मतलब मेंस और इंटरव्यू मिलाकर अक्सर 950 से 1050 के बीच रहता है। 2025 में से? हाँ, 2025 में से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। बिल्कुल, गला काट कंपटीशन। अच्छा, तो IAS, IFS, IPS, ये नाम हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। जाहिर है इनका एक अलग रुतबा है। हमारे दस्तावेज इनके काम और इनके असर के बारे में क्या खास बताते हैं? अगर हम इसे जरा बड़े नजरिए से देखें, जैसा कि स्रोतों में एनालिसिस किया गया है, तो IAS अधिकारी जो हैं वो पॉलिसी बनाने से लेकर जिले में उसे लागू करने तक, मतलब शासन की रीढ़ की हड्डी हैं। हाँ। वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में सबसे ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं। IAS अधिकारी वो दुनिया भर में भारत का चेहरा होते हैं। डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, ये सब संभालते हैं। एम्बेसडर्स वगैरह। हाँ, और IPS अधिकारी वो देश की इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही स्रोतों में ये बात भी निकल कर आती है कि इन टॉप की सर्विसेज पर इतना ज्यादा ध्यान होने की वजह से कभी-कभी जो बाकी सर्विसेज हैं उनका महत्व थोड़ा कम आंका जाता है। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। जबकि वो भी देश के लिए उतनी ही जरूरी भूमिका निभा रही होती हैं। सही कहा, ये संतुलन जरूरी है। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो UPSC का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक नौकरी पाने का प्रोसेस क्यों नहीं है, जैसा कि हमारे नोट्स बार-बार इशारा कर रहे हैं? देखिए, स्रोतों के हिसाब से UPSC सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। इसमें आपका आत्मानुशासन, आपका दृढ़ संकल्प, सालों की कड़ी मेहनत और आपकी सोचने समझने की शक्ति, सब कुछ परखा जाता है। और एक दिलचस्प बात जो कई कामयाब उम्मीदवारों के अनुभवों से निकलती है, जिनका जिक्र इन स्रोतों में है, वो ये कि कामयाबी सिर्फ रैंक या किताबी ज्ञान पर ही नहीं टिकी होती। अच्छा, तो फिर किस पर? वो उस सोच और नजरिए पर भी निर्भर करती है जो एक उम्मीदवार को असल में लोक सेवक बनने के लायक बनाता है। मतलब समस्याओं को समझना, उनके हल खोजना और मुश्किल हालात में भी शांत और स्थिर बने रहना। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ एकेडमिक्स का टेस्ट नहीं है, ये आपके कैरेक्टर का, आपके पर्पस का भी टेस्ट है। बिल्कुल। इसमें डेडिकेशन और सही नजरिया चाहिए होता है। एकदम सही। और जैसा हमने देखा, ये कहानी सिर्फ टॉप की कुछ सेवाओं की नहीं है, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कहानी है। यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है जो हमारे स्रोतों से ही निकलती है। बताइए। कि जहां IAS, IFS, IPS जैसी सेवाओं का आकर्षण बहुत ज्यादा है और ठीक भी है, पर क्या हमें उन बाकी सेंट्रल सर्विसेज जैसे IRS, IAS, IRTS और भी कई हैं, उनके अधिकारियों के महत्वपूर्ण योगदानों पर थोड़ा और गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है? हो सकता है उनके काम की चर्चा कम होती हो, पर वो काम भी उसी मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस से चुने गए लोग करते हैं। और देश को ठीक से चलाने के लिए वो उतने ही जरूरी हैं। इस पर सोचा जा सकता है।